तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आप क्लास फिलहाल तो हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर किसी और यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, टॉपिक मिल रहा है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, BDKD इन BSc सर्च कर लीजिएगा सर। ठीक है, चलिए समझाते हैं। पहले आपको पीछे जो लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। ठीक है भाई, तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या भाई? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी बैकुरल। क्या नाम था? हेनरी बैकुरल। उन्होंने क्या देखा यार, उन्होंने कुछ पत्थर उन्हें पड़े मिले, उन्होंने कुछ प्रयोग किया, देखा कि यार इनसे कुछ किरणें दिखाई तो देंगी नहीं। ऑब्जर्व किया कि कुछ किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। इन्होंने क्या यार, हो सकता है तुक्के में हो गया हो। कुछ दिन तो इन्होंने ऑब्जर्व करते रहे, चीजों को देखते रहे, तो इन्हें समझ में आया कि कुछ सब में से नहीं। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं, हम लोग घड़ी लाते हैं मेले से, तो जब मेले से घड़ी लाते तो देखना उसमें जो रेडियम होता है वो शुरुआत में तो खूब चमकता है, धीरे करके वो खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं धूप में रखते तो चार्ज जाएगी। क्यों? रेडियो एक्टिव डिके होता है, उसे डिके कहते हैं। तो रेडियो, उनसे किरणें लगातार निकल रही हैं। वो किरणें कौन सी होती हैं बताओ? अल्फा, बीटा, गामा। तो क्या पता चला कि प्रकृति में कुछ भारी पदार्थ होते हैं। भारी का मतलब क्या है? जो 82 नंबर होता है लेड, PB। 82 नंबर क्या होता है? PB। अब आप BSc फाइनल ईयर में हो, बच्चे नहीं हो, तो आपको इतनी तो पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं तो लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 82 नंबर होता है लेड। 82 से ऊपर वाले जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, वो सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। 83 नंबर क्या होता है? बिस्मथ होता है। 84 पोलोनियम होता है। ठीक, 85 स्टेटिन होता है। 86 रेडॉन होता है। 87 क्या होता है? फ्रांसियम होता है। 88 रेडियम होता है। ठीक है, तो यानी ओवरऑल क्या है, जितने भी ऊपर वाले होते हैं वो सब 92 नंबर यूरेनियम होता है। 98 नंबर कैलिफोर्नियम होता है। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। इनसे एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं। इन किरणों को कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, और इन पदार्थों को कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है भाई, चलिए सर। तो हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर का मतलब जो भारी पदार्थ होते हैं, भारी तत्व होते हैं, से पावरफुल रेडिएशंस के स्पॉन्टेनियस एमिशन, एमिशन मतलब निकलना। आपने स्पॉन्टेनियस एमिशन पिछली साल लेजर में पढ़ रखा है, सेकंड ईयर में। ठीक है, कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की फिनोमिनन रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। यानी जो भारी तत्व हैं, भारी पदार्थ हैं, उनसे जो एमिशन हो रहा है, जो पावरफुल रेडिएशंस का एमिशन हो रहा है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तथा वे एलिमेंट जो इस फिनोमिनन को शो करते हैं, जो इसे दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे अभी बताया यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम। ठीक, 81 नंबर थोरियम का होता है, तो पोलोनियम, रेडियम, रेडॉन, ये सारी चीजें सर। ठीक है, जब ये फिनोमिनन नेचुरल एलिमेंट्स में शो होता है, जब ये फिनोमिनन काहे में होता है? नेचुरल एलिमेंट्स में, तब इसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, अब जरूरी हमने कहा जैसे क्या, हैवियर का मतलब क्या? 82 से ऊपर वाले, लेकिन रियलिटी पता क्या है? जैसे आप देखो जी क्या लिखा, 1H1, 1H2, 1H3, तो 1H3 कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली भी। ठीक है, प्लस जो नेचुरली पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं भाई। ठीक है, तो कुल मिला के BSc फाइनल ईयर में हो यार, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। जितने अच्छे से आप समझते हो उतने बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्या नियम है इसके? तो नियम बेसिक है, अल्फा, बीटा, गामा किरणों का एमिशन होगा। लो भैया, इसके दो लॉज निम्न हैं। सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के एटम्स अल्फा, बीटा, गामा रेस का स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, इन सब का क्या करते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं। रेडियो एक्टिव एटम्स के डिसइंटीग्रेशन का रेट नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करता है जो उस समय प्रेजेंट होते हैं। यानी जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा। अरे यार, जब पैसा ही नहीं होगा जेब में तो खर्चा क्या करोगे मेरे भाई? तो वो वाला सिस्टम है ना। तो चलिए सर, कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा, समझाते हैं भाई। जरा ध्यान से हर आदमी समझे। सबसे पहले क्या था, यहां पे थे हम। ठीक है, यहां पे जो हमारे पास अणु थे वो कितने थे? N0 थे। थोड़ी देर के बाद भैया डिके होना शुरू है, यानी ग्राफ जब नीचे जाएगा, डिके मतलब क्या हो रहा? कम हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग यहां पे पहुंच गए तो अब यहां पर जब थे तो टाइम कितना था? देखो 0 टाइम था। लेकिन जब हम लोग यहां पे आ गए तो टाइम कितना हो गया? T टाइम हो गया। और इस समय पे जो है वैल्यू कितनी रह गई? N रह गई। थोड़ा और नीचे आए तो टाइम हो गया T + dt। ठीक है भाई, और उस समय और कम हो गया, N माइनस का Dn रह गया। यहां पे मॉलिक्यूल कितने थे? N0। यहां पे घट के कितने रह गए? N, और यहां और घट गए तो कितने रह गए? N माइनस का Dn रह गया भाई। ठीक है, यानी लगातार मॉलिक्यूल की वैल्यू कम होती चली जा रही है। यहां पर आप आ जाओगे तो और कम, इतने से मॉलिक्यूल रह जाएंगे ना। अरे मेरे भाई इधर देखो यार, हम आप समझाते हैं, रुक जाओ एक मिनट।
यहां देखो, यहां पे थे तो जीरो है, यहां 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 बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे नीचे आओगे इसके सामने देखो इतने से मॉलिक्यूल रह जाएंगे केवल। ये एक्चुअल में क्या मात्रा ही तो है। तो जैसे जैसे ग्राफ गिरता जा रहा है, टाइम के साथ में लगातार डिके होता चला जा रहा है, यानी मान जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो हम इसे शो कैसे करेंगे, जरा देखो। इसे शो करने के लिए दो आदमी आए जिनका नाम था रदरफोर्ड सोडी। क्या कहा उन्होंने, जरा समझो। उन्होंने कहा मेरे भाई जितना तुम्हारे पास मामला होएगा उतना ही तो खर्च करोगे, उससे ज्यादा थोड़ी खर्च कर दोगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फिगर के अकॉर्डिंग माना टी बराबर जीरो समय पर डीके कुछ नहीं हो रहा, जीरो है, लेकिन टी टाइम के बाद जो एटम्स हैं वो कितने रह गए, एन रह गए। मान लिया एन है, अब हम टी से टी प्लस डेल्टा टी तक नापेंगे। तो मान लिया हमने देखा यार अब टाइम कभी जीरो नहीं होता, पहले तो ये समझ लीजिए। टाइम शुरू होता वहां से मान लेते हैं स्टैंडर्ड, आपका समय शुरू होता है अब, तो 5 बजे हम लोग जीरो मान लेंगे, मान लिया 5 बजे शुरू हो रहा, लेकिन उस समय 5 बजे हैं, जीरो थोड़ी है, तो हम मान लेते हैं कि इस समय पे टाइम जीरो है, तो ठीक है। तो टी प्लस डी टी तक हम नापने वाले हैं। तो मान लिया जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना है, डी टी है। मान लिया जो अणु कम हुए हैं वो कितने हैं, डी एन है। तो हमने क्या लिख दिया कि डी एन दर यानी रेट, रेट को कैसे लिखते हैं, एन मतलब मॉलिक्यूल्स, टी मतलब समय, समय के साथ खर्च होने की दर, खर्च के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। किस पे निर्भर करेगी, ये लो एन पे, टोटल मॉलिक्यूल्स पे निर्भर करेगी। टी पे कितने थे, एन थे, डी के बाद कितने कम हो गए, डी एन कम हो गए। तो जो रेट गिर रहा है वो किस पे निर्भर करेगा, एन पे निर्भर करेगा ना। अरे मेरे अगर खाते में मान लिया 1 करोड़ रुपए है भाई, तो अब हम क्या सोचेंगे थोड़ी यार, मान लिया हमारी दुल्हन ने कहा, हालांकि अभी मेरी बारात नहीं हुई है, लेकिन अगर मेरी दुल्हन ने कहा कि आज जो है हम खाना नहीं खाएंगे अगर शाम तक गाड़ी नहीं आई तो अब हम कहें कौन सी गाड़ी लोगी, तो मान लिया उसने कहा ऐसा करो कोई भी गाड़ी हो हमें नहीं मत, तो हम क्या करें, हम जाएंगे यार कोई भी नहीं, बलेनो टाइप कोई भी उठा के ले आएंगे, 8-10 लाख की मिल जाए, 1 करोड़ सोचेंगे थोड़ी। अब खाते में मान लिया 200 रुपए, अब दुल्हन ने कि खाना नहीं खाएंगे, अरे भाई खाने के भी पैसे नहीं, समझाएंगे पायलट छुएंगे, भाई सीधा सिस्टम है। तो खर्चा तो तब होगा ना मेरे भाई, खर्चा तो तब होगा ना जब मॉलिक्यूल होंगे। तो रदरफोर्ड सोडी ने कहा खर्च होने की दर, खर्च के लिए माइनस लगाया, किस पे डिपेंड करेगी, टोटल मॉलिक्यूल्स पे। समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाया, बराबर लगा के लैम्डा लगा लिया। लैम्डा है डिके कांस्टेंट, जैसे जैसे डिके हो रही है चीजें, या इसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपके सामने है। अब देखो करा क्या भाई, एन वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, ले भैया ऐसे करके कर दिया। डीएन के नीचे ले आए किसे, एन को ले आए, और माइनस लैम्डा dt को उधर लिख दिया। क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। अब इतना तो आपको पता ही होगा सर, मैथ है आपके पास, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन किया। देखो इंटीग्रेशन किससे करेंगे, हमने मान लिया कि जब हमने शुरू करा था तो कितने थे मॉलिक्यूल, N0 थे, बाद में कितने रह गए, N रह गए। तो लिमिट लोअर वाली क्या लगा दी, N0 लगा दी, अपर वाली लिमिट क्या लगा दी, N लगा दी। ऐसे समय जब शुरुआत करी थी N0 पे टाइम कितना था, 0 था, N पे टाइम कितना हो गया था, T हो गया, लिमिट लगा दी। इंटीग्रेशन पता 1/n का क्या होता है, log n होता है, नीचे वाली लिमिट नीचे, ऊपर वाली लिमिट ऊपर, माइनस लैम्डा बाहर निकाल लिया, यहाँ नॉर्मल dt है तो क्या बचेगा, T, 1 का इंटीग्रेशन T हो गया, नीचे वाली लिमिट नीचे, ऊपर वाली लिमिट ऊपर। और इस तरीके से हम लोगों ने मान रख दिया। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली पहले हम लोग लिमिट रखेंगे, लीजिए समझा देते हैं यार। हम ऊपर वाली लिमिट रखोगे क्या आएगा, log n माइनस क्या आएगा, log n0, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, तो n अपॉन n0 आ जाएगा बराबर माइनस का लैम्डा t हो जाएगा। log हटाएंगे उधर भेजेंगे तो e की पावर में आ जाता है, जो यहाँ पावर होती है वो यहाँ आ जाती है, e की पावर में आ गया, n0 को उधर भेज दिया तो n बराबर आ जाएगा n0 e की पावर माइनस का लैम्डा t। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड सोडीज लॉ। ठीक है भाई, तो ये पूरा एक रेडियो एक्टिव टॉपिक हमने इसमें लपेट दिया है। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, क्या होती है, फिलहाल तो ये पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम बी डिकेडियन बीएससी पे। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, बताइए। रेडियो एक्टिविटी होती कुछ पत्थर, कुछ पदार्थ, कुछ भारी पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे रेडिएशंस निकलती हैं, उनके इस गुण को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। कैसे पता करेंगे, हमने ग्राफ बनाया। लॉस क्या होते हैं, इनसे लगातार अल्फा बीटा गामा रेस निकलती है जिनसे इनका मान कम होता जाता है, यानी डिके होता जाता है। कैसे डिके होता है, कुछ इस तरीके से डिके होता है टाइम के साथ साथ, यानी जो खर्च होने की दर है वो टोटल मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाया, एक कांस्टेंट लगा के हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लोअर लिमिट को लोअर रख दिया, अपर को अपर रख दिया, हल किया, और जो निकल के आया वो कहलाया रदरफोर्ड सोडीज लॉ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सब कुछ शेयर होता रहेगा टेलीग्राम पे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।